अरे लक्ष्मी बेटी, ये कैसे दिन आ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि तेरा भाई मल्लू अपने माता पिता के साथ ऐसा करेगा। उसकी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई। अब दुखी मत होइए पिताजी, ये सब आपके कारण हुआ। माँ के इतने बार मना करने के बाद तुमने उसे शहर पढ़ने को भेजा। ना वो शहर जाता, ना वो डकैत बनता। नहीं लक्ष्मी बेटी, नहीं, मैंने तो उसे शहर पढ़ने भेजा था। मैंने सोचा कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनेगा। लोगों के घरों में डाके डालने लगा। यह खबर सुनते ही तेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। जो होना था वो हो गया घर में। अब एक अनाज का दाना भी नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आज का तो जैसे तैसे हो जाएगा, मगर फिर कल का क्या होगा ये सब मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे लगता है कि घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। पिताजी, यह दिन देखने से पहले अच्छा है मैं मर जाऊं पिताजी। आप इस गांव के सरपंच थे, ऐसे में आप घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे, वो भी थोड़े से अनाज के लिए। अरे बेटी, मैंने जितनी गांव के सरपंच बनकर इज्जत कमाई थी, वो सारी की सारी इज्जत तेरे भाई मल्लू ने मिट्टी में मिला दी। यहाँ तक गांव वालों ने तो हम दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मुझे भीख भी कौन देगा बेटी। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं जमींदार के घर पर झाड़ू पोछा का काम कर लूंगी, वो तो मुझे काम पर रख लेगा। नहीं बेटी, इस बारे में सोचना भी मत। नहीं खाने पर भूखे मर जाएंगे, लेकिन तू किसी के घर पर जाकर काम नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे वही होगा। कल से हम बिना खाए रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। अगर भगवान हमें जीवन देना चाहता है तो वही खाना भी देगा, वरना हमें मृत्यु दे देगा। मगर आज घर में जितना भी चावल है उसकी खिचड़ी पकाकर खा लेते हैं। कल किसने देखा। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी जाकर खिचड़ी पकाकर लाती हूँ। पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किए जो मुझे ऐसा बेटा मिला। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा। लगता है कि यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। पिताजी, गरम गरम खिचड़ी आप खाएंगे तो आपकी सर्दी भी सही हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटी, वो सब ठीक है। बेटी, आज मैं और तुम एक साथ ही खाएंगे। अरे बराई मुखिया, आज सुबह सुबह मेरे महल में इतनी जल्दी आ गए और अभी थोड़ी देर पहले ये गांव वालों की भीड़ क्यों जमा हो गई थी। अरे जमींदार बाबू, उसी के सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए आज मैं महल जल्दी आया हूँ। अच्छा, तो फिर चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अरे बराई मुखिया, क्या बात है जो तुम कहने इतनी जल्दी राज दरबार में सुबह सुबह आए हो। ऐसी क्या समस्या है। अरे जमींदार बाबू, अभी अभी गांव वाले एक समस्या लेकर आए थे। वो सभी गांव निवासी कह रहे थे कि इस गांव के मोड़ पर जो एक अनार का पेड़ है, उस अनार के पेड़ पर एक भूत ने अपना घर बना लिया। वो भूत ऐसा वैसा भूत नहीं है, वो एक ब्रह्मदत्त भूत है। क्या बोल रहे हो मुखिया जी, मेरे राज्य में भूत, वो भी ब्रह्मदत्त भूत। ये मेरे समझ के बाहर है। नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं जमींदार बाबू, बहुत सारे लोगों ने देखा है, इसलिए रात को कोई वहाँ से निकलता नहीं है। पहली बात तो ये, भूत कुछ नहीं होते, मगर तुम्हारी और गांव वालों की तसल्ली के लिए आज रात को ही हम वहाँ जाएंगे। फिर जमींदार और मुखिया रात के समय उस अनार के पेड़ के पास जाते हैं। अरे बराई मुखिया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा।
अगर डर लगे तो तुम वापस भी जा सकते हो, मैं अकेला ही जा सकता हूँ। नहीं जमींदार बाबू, मुझे डर नहीं लग रहा, मगर अब हम उस पेड़ के पास पहुँचने वाले हैं। आओ आओ, बहुत दिन हो गए हैं इंसानी मांस नहीं चखा। अचानक से भूत की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, हम दोनों बाल बाल बचे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे राज्य में भूत भी डेरा जमाएंगे। बराई मुखिया जी, हमें जल्दी से जल्दी भूत का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये भूत तो गांव निवासियों को हानि पहुंचा सकते हैं। अरे जमींदार बाबू, बाहर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया है। तुम उस ब्राह्मण को अंदर बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। आज एक और आधा दिन हो गया है बिगर खाए। अगर आज कोई अपन दोनों की खबर लेता तो उसे बिल्कुल पता चल जाता कि ये दोनों भूखे हैं। पिताजी, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई हमारी खबर लेने यहाँ तक आएगा। अरे बेटी, हमें यहाँ देखने कौन आएगा? अगर इन गांव वालों के दिल में जरा सी भी दया होती तो हमें गांव से बाहर नहीं निकालते। अरे मक्सी ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे पंडित होने के बाद भी हमारे गांव में भूत ने डेरा जमा रखा है। तुम कैसे पंडित हो? जमींदार की बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे जमींदार बाबू, भूत भगाने के तो अनेक उपाय हैं, मगर कोई है जो उन उपायों को कर सकता है। ये लाल कपड़ा, अगर कोई इस लाल कपड़े को वो अनार के पेड़ से बांध देता है तो भूत वहाँ से भाग जाएंगे। मगर कौन है वो जो अपनी जान पर खेलकर अनार के पेड़ पर ये लाल कपड़ा बांध सकता है? इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे राज्य में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो अधिक तंगी और गरीबी से परेशान होगा। वो इस काम के लिए तैयार हो सकता है। हम उसे 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें देंगे। ये खबर पूरे गांव में फैला दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे जमींदार बाबू भानु प्रताप जी ने घोषणा की है, जो कोई भी व्यक्ति रात के 3 बजे गांव के मोड़ पर अनार के पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांधना है, जो कोई भी इस काम को करेगा उसे जमींदार बाबू 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें देंगे। सुनो सुनो। अरे पिताजी, ये आवाज किसकी है? कौन इतने जोर से चिल्ला रहा है? पिताजी, आप कहाँ चल दिए? सुना नहीं क्या बेटी? पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांधने पर 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें मिलेगी। आपका भूखे रह रहकर आपका दिमाग खराब हो गया है। वो अनार के पेड़ पर भूत रहता है, वहाँ गए तो आप मर जाओगे। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। अरे बेटी, मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं एक बार अपने भाग को आजमाता हूँ। हे भगवान, दया करो प्रभु, दया करो। फिर हरिया बाबा राजा के दरबार की ओर चल देते हैं। जमींदार, मैं वो पेड़ पर लाल कपड़ा बांधने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये लो कपड़ा, मगर संभाल कर बांधना। अगर जिंदा बचे तो 10 बीघा जमीन और सोने की मोहरें तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो लाल कपड़ा लेकर रात के 3 बजे वो अनार के पेड़ के पास जाने लगते हैं। अरे भगवान, बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो यूं ही मर जाएगी। अरे ये तो वही पेड़ है। अरे बाप रे बाप, भूत! अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं अपनी गरीबी का मारा हुआ हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। जमींदार ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देता है तो उसे 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें दी जाएगी। अरे कुछ पैसों के लालच में तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। घर में मेरी बेटी भूख के मारे जूझ रही है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है।
मैं उसे कहकर आया हूँ कि मुझे घर पर भूखे वैसे भी मरना है और अगर ब्रह्मदत्त भूत के हाथों से भी मरना है। हरिया बाबा की बातें सुनकर भूत को दया आ जाती है। ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। भूत वो कपड़ा हरिया बाबा से ले लेता है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे, जो पूरे गांव में कोई नहीं कर पाया वो एक बूढ़े बाबा ने कर दिखाया। तुम उसे अभी भी राज दरबार में बुलाओ। हरिया को जमींदार ने अपने महल पर बुलाया। ये लो तुम्हारा पुरस्कार, 10 बीघा जमीन और सोने की मोहरें। हमने 10 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम जाकर उस खेत पर खेती कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार। हरिया खुशी खुशी अपने घर की ओर जाता है।